हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक नई शुरुआत हेलो हिंदी के साथ। दोस्तों, संपूर्ण हिंदी व्याकरण और साहित्य का फ्री में अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। स्वरों की हमने विस्तृत व्याख्या देखी थी और आज के वीडियो में हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी व्यंजनों के कितने भेद होते हैं और उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं व्यंजनों के। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यंजन। दोस्तों, हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव करके परीक्षा का नाम लिखकर हमें मैसेज कीजिए। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। व्यंजनों का विस्तृत अध्ययन। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यंजनों का विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन क्या है, यानी व्यंजन की परिभाषा क्या है। अर्थात जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता के बिना सहज यानी अपने आप में ही उच्चारित न हो, उसे व्यंजन वर्ण या हलंत कहते हैं। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। यानी स्वर लगने से ही व्यंजन अपने आप में पूर्ण होते हैं, नहीं तो वह हलंत होते हैं। तो व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्वरों का। स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था स्वर 11 होते हैं। ये हमारे व्यंजन है। देखते हैं हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं। आप सबको पता ही है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हलंत लगा होता है। व्यंजनों में क्या होता है, हलंत लगा होता है। और ये बिना हलंत के होते हैं, ये वर्ण हो जाते हैं, इनमें स्वर मिला होता है। जैसे ये हलंत व्यंजन है, इसमें ए स्वर मिला देते हैं तो ये पूर्ण हो जाता है, वर्ण बन जाता है। और हलंत लगे होते हैं वो व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजन कितने हैं, तो इनकी संख्या है 33। कुल व्यंजन 33 और स्वर 11। दिए गए व्यंजन स्वर रहित है, यानी इनमें स्वर नहीं मिले हुए। इनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, हलंत लगा हुआ है सभी व्यंजनों में। जब इनके साथ किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हलंत का चिन्ह हट जाता है। इनके साथ स्वरों की मात्रा का संयोग भी होता है, यानी हम इनमें स्वर मिलाएंगे तो इनका ये हलंत भी हट जाएगा और जो स्वरों की मात्रा है वो वर्णों के रूप में प्रयोग में आ जाएगी। जैसे ये ई स्वर है कोई, और ये क व्यंजन में मिल जाता है ई, इनका संयोग होता है तो ये क्या बनता है, ये छोटी की बन जाता है। और बड़ी की लगाए तो बड़ी बन जाती है। ऐसे ये स्वरों की मात्रा व्यंजनों पे आ जाती है और ये हलंत भी हट जाता है। तो स्वरों के संयोग से वर्णों का प्रयोग होता है। अगर व्यंजन में हम स्वर मिलाएंगे तो वर्ण का प्रयोग हो जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। किस आधार पर, उच्चारण की विविधता के आधार पर। अर्थात हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनके आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब हम इनको भी विस्तार से देख लेते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनको विस्तार से देखेंगे। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा यानी जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, यानी जीभ उच्चारण करते समय मुख के किसी भी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी मुख के अंदर जीभ किसी भाग का स्पर्श करके झटके से बाहर निकलती है। जैसे क, झटके से फटाफट बिना टाइम लगे वर्ण बाहर निकलता है तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर मैं तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है,
25 कै से लेकर मै तक, यानी कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग, ये 5 होते हैं और इन पांचों के 5-5 वर्ण होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। विस्तार से देखो, ये कै वर्ग हो गया, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, 5 वर्ग हैं और 5-5 ही ये व्यंजन है अपने अपने वर्गों के। तो कुल कितने हो गए? 25 हो गए। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाए ना आपसे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कुल कितनी होगी? 25। बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहाँ स्थित होते हैं? स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? तो इनकी संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ये रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन है। इन वर्णों को यण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? यण। एग्जाम में पूछा जाए यण में, यण किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजनों को। और यण की संख्या पूछी जाए तो 4। कौन कौन सी? ये रे ले वे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमने स्पर्श व्यंजन देख लिया, अंतस्थ व्यंजन देख लिया। अब हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन, यानी ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्म या घर्षक व्यंजन कहते हैं। यानी वायु को धीरे धीरे रोककर एकदम झटके के साथ निकाल दिया जाए तो उसे ही ऊष्म या घर्षक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। ये भी कितने हैं? 4। स है, ये है। तीनों तो स हो गए हमारे और ये की है हो गया ऊष्म व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। अंतस्थ कितने थे? 4। ऊष्म कितने थे? 4। टोटल कितने हो गए? 33 व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। और स्वर कितने थे? 11। कुल कितने हो गए? 44। अब हम देखेंगे इनका उच्चारण स्थान, यानी इन्हीं व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी मुख का वह भाग जिनका प्रयोग वर्णों को उच्चारण करने के लिए किया जाता है वही उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के बिना जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है तथा जीवा मुख के जिन भागों का स्पर्श करती है, जिन भागों के पास जाकर मुड़ती है और वायु को रोकती है, मुख के वे सब भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है, यानी हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु यानी मुख की जो आवाज है मुख के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है, अर्थात कोई शब्द आप देखते होंगे हमारे कंठ से निकलते हैं, कोई शब्द जीवा से टकराते हैं, कोई तालु से टकराते हैं, कोई दंत से टकराते हैं, कोई होठ से टकराते हैं। तो इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, इन्हीं आधार पर इनको अलग अलग उच्चारण स्थान नाम दिया गया। तो यही है उच्चारण स्थान। अथवा जिन भागों के पास जाकर मुड़ती है, वायु को रोकती है, तो वे सब भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान ये है, निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? कंठ सबसे पहले आएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। कुल कितने हैं उच्चारण स्थान? 9। अब हम देखेंगे कंठ में कौन कौन सी वर्ण आएंगे, तालु में कौन से आएंगे, मूर्धा में, दंत में, इन सबको विस्तृत व्याख्या देखेंगे, इनको विस्तार से देखेंगे। कंठ सबसे पहले है कंठ। कंठ, कंठ में 2 तो हमारे स्वर आएंगे, ए आ, ये कंठ स्वर है। कैवृग यानी पूरा का पूरा कैवृग,
क ख ग घ ड़, और एक आएगा हमारा है, तथा विसर्ग का स्थान कंठ है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए आ, कैवृग है और विसर्ग का स्थान कंठ है। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठ भी कहा जाता है। एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होना, कंठ भी आ जाए तो यही है, यानी कंठ वर्ण में कंठ जो है उच्चारण स्थान वही कंठ कहलाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ का स्पर्श करती है। जीभ किसका स्पर्श करती है? कंठ का, यानी ये ध्वनि कंठ से निकलती है, अतः इन्हें कंठ नाम दिया गया। दूसरा हमारा भेद है तालु। तालु में कौन कौन से आएंगे? ई और चैवृग, च छ ज झ ये आएगा, और एक हमारा स आएगा, यानी प्रथम स, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य भी कहा जाता है। जैसे उन्हें कंठे कहा जाता है, वैसे इन्हें तालव्य भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा मुंह के ऊपरी चिकने भाग यानी तालु का स्पर्श करती है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे मुख के ऊपरी भाग यानी जो तालु का भाग होता है उनसे स्पर्श करती है, तो इन्हें तालु नाम दिया गया। अगला देखते हैं मूर्धा। मूर्धा में कौन कौन से आएंगे? मूर्धा में एक तुम्हारा री आएगा। इस री का प्रयोग तो संस्कृत में होता है, हिंदी में यही री चलती है ओनली। और टैवृग, टे ठे डे और रे और दूसरा षटकोण वाला स, इनका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। मूर्धा में आएंगे रे, टैवृग, रे और से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। इनके कुछ सूत्र भी चलते हैं, वो संस्कृत में चलते हैं, ऋतु रसाणम मूर्धा, ऐसे कुछ सूत्र होते हैं, हिंदी में आप सीधे सीधे याद कर लोगे। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ खुरदरे भाग यानी मूर्धा को स्पर्श करती है। जीभ क्या करती है? दांतों के साथ ऊपर वाले खुरदरा भाग जो होता है उनका स्पर्श करती है। दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करती है, जैसे री, टे, ठे, डे, ढे, ऐसे इनका स्पर्श होता है, तो इसी आधार पर इनको मूर्धा नाम दिया गया। अगला है दंते। दंते में कौन कौन से आएंगे? ली, एक तो हमारा स्वर आएगा ली, और तैवृग यानी पूरा का पूरा तैवृग, ले और से, इनका उच्चारण स्थान हो गया दंते। तैवृग में कौन कौन से आते हैं? ते, थे, दे, धे, ने, और ले और से, इनका उच्चारण स्थान दंते है। इन वर्णों को दंते भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा दांतों में लगती है, यानी दांतों का स्पर्श करती है। जैसे हम उच्चारण हम बोलकर देख लेते हैं, ते, थे, तो जीभ कहाँ स्पर्श करती है? दांतों से स्पर्श करती है, तो इसी आधार पर इनको नाम दिया गया दंते। अगला कौन सा भेद है? ओष्ठ। ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? तो ओष्ठ में आते हैं हमारे दो तो स्वर उ और पैवृग, पूरा का पूरा पैवृग, पै, फे, बे, भे, में तथा उपउद्मानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उ और पैवृग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन वर्णों को ओष्ठे भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा के सहयोग से दोनों होठ परस्पर मिल जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते हैं तो दोनों होठ, ऊपर और नीचे वाला होठ दोनों स्पर्श आपस में मिल जाते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यदि ऊपर वाला होठ काट दिया जाए तो कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते, तो इसी पैवृग और उ का, उ में तो वृत्ताकार होते हैं होठ, गोलाकार स्थिति होती है, पैवृग का उच्चारण नहीं कर पाते। अगर ऊपर वाला होठ नहीं होगा तो हम कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते? पैवृग का उच्चारण नहीं कर पाते। इन्हें वृत्ताकार भी कहा जाता है। अब है नासिका। नासिका में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो नासिका में हमारे पंचम वर्ण आते हैं और अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्ण यानी यंगणम तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इनका क्रम भी याद रखना, यंगण में। इसके बाद उच्चारण स्थान नासिका का होता है। इन वर्णों को नासिके भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, इन पांचों स्थानों पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के साथ नासिका से उत्पन्न ध्वनि भी मिल जाती है। अर्थात ये डे का
वैसे उच्चारण स्थान कौन सा था? कंठ। इसका कौन सा था? तालु। ये मूर्धा, ये दंत, ये होष्ठ। इनके साथ साथ इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। पंचम वर्ण में नासिका को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि ये पांचों दे दे और इनका उच्चारण स्थान पूछे कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो प्राथमिकता किसकी रहेगी? नासिका की रहेगी। और अगर नासिका ऑप्शन में नहीं हो तो ये अपने ही वर्ग के स्थान पर जाएंगे। यानी कोई ड़ है तो ये कंठ में जाएगा, ण है तो ये दंत में तालु में जाएगा, ण है तो ये मूर्धा में जाएगा, न है तो ये दंत में जाएगा, म है तो ओष्ठ में जाएगा। इसी आधार पर आपको ध्यान रखना है। कंठ तालु। अब हम देखेंगे कंठ तालु कौन से होते हैं। कंठ तालु में आप हमारे आते हैं ए और आई। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इन्हें कंठ तालु भी कहा जाता है। अर्थात ये किनके संयोग से बनते हैं? ए और ई के संयोग से बनते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु। इसी आधार पर इनको कंठ तालुवी नाम दिया गया। ए तथा ए का निर्माण हो गया तथा ए तथा ए के संयोग से ऐ बन जाता है। अतः इनके उच्चारण स्थान में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है। अतः इनको नाम दिया गया कंठ तालु। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में कौन से आते हैं? एक तो हमारा ओ आता है, एक औ आता है। ओ और औ। ओ किसके संयोग से बनता है? ए और ऊ के संयोग से बनता है। ए किस में आता है? कंठ में। और ऊ किस में आता है? ऊ हमारा ओष्ठ में आता है। तो दोनों को मिला देंगे तो कंठोष्ठ बन जाएगा। जब ओ का निर्माण हो गया तो ए में ओ मिलाएंगे तो औ का निर्माण हो जाएगा। अतः इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठव है। इसलिए इन वर्णों को कंठोष्ठव भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो जरा भी पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए। यानी हिंदी से संबंधित जितने भी आपके पिछले एग्जामों में जितने क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं उन सबको भी हम इसी यूट्यूब चैनल पे हल करेंगे। दंतोष्टव। दंतोष्ट में कौन सा आता है? व का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्टव। इसे दंतोष्ट भी कहा जाता है। इनके उच्चारण के समय जीवा दांतों में लगती है और होठ भी कुछ मुड़ते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा कहाँ लगती है? दांतों में, और होठ भी मुड़ जाते हैं। ये तालिका है। वर्णों का उच्चारण स्थान सभी एक जगह दे दिया। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि कंठ में कौन कौन से आते हैं, कौन से स्वर आते हैं, कौन से व्यंजन आते हैं, अंतस्थ आते हैं या उष्म आते हैं। तो इन सब का नाम ये दे दिया कंठे। तालु में कौन सा स्वर आते हैं, कौन से व्यंजन आते हैं, अंतस्थ आता है, उष्म भी आता है, ये तालव्य। मूर्धा में आपका री आता है, ट ठ आता है, रे और स, इन सब का स्थान है मूर्धन्य। दंत में आपका स्वर नहीं आता, त थ द न आता है, ये ल और ये स, इन सब का स्थान है दंते। ओष्ठ में आपका ऊ आता है, प फ ब भ म ये आता है, और ये अंतस्थ और उष्ण नहीं आते। इन सब का उच्चारण स्थान है ओष्ठव। नासिका में आपका एक तो अनुस्वार आता है और एक आपके पंचम वर्ण आते हैं। यानी ये सभी पांचों वर्ण है ना, ये सभी नासिका में आएंगे। इनका स्थान नासिके हो जाएगा। कंठ तालु में आपका ए आई आएगा, कंठ तालु कहलाएगा। कंठोष्ठव में आपको ओ औ आएगा, ये कंठोष्ठव कहलाएगा। दंतोष्ठव में आपका व आएगा। तो ये एक जगह आपको वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका दी गई है। इनको आप ध्यान से देखेंगे और इसी के आधार पर आप याद करोगे तो एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके गलत नहीं होंगे। और हर एग्जाम में वर्णों के उच्चारण स्थान से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। अब देखेंगे अयोग वाह्य क्या है। तो अयोग वाह्य किसे कहते हैं? विसर्ग को ही अयोग वाह्य कहते हैं। अयोग वाह्य का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी हमने देखा था सबसे पहले कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। तो अयोग वाह्य का उच्चारण स्थान भी कंठ होगा। विशेष में क्या है? यंगणम यानी पंचम वर्ण है, ये द्वितीय स्थानीय वर्ण है। अर्थात इनका उच्चारण स्थान दो स्थानों पे है। एक तो ये अपने अपने वर्ग के स्थान पर आते हैं और दूसरा उनका उच्चारण स्थान है नासिका।
इनका उच्चारण अपने अपने वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ साथ यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के साथ साथ नासिका के सहयोग से भी होता है। यानी पंचम वर्ण द्विस्थानीय वर्ण है। सीधा सा एग्जाम में आ जाए द्विस्थानीय वर्ण कौन सा है, तो आपके पंचम वर्ण सारे द्विस्थानीय वर्ण भी होते हैं। इनका उच्चारण दो स्थानों के आधार पर किया जाता है। पहले तो ये अपने वर्ण के स्थान पर आएंगे और दूसरा इनको नासिकीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।